नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद का अमर उपन्यास गोदान। हमारे एक श्रोता ने इसके कुछ अंश भेजे और वो भारतीय गांव के जीवन, वहां के समाज और लोगों के अपने संघर्षों को गहराई से समझना चाहते हैं। तो हमारे पास स्रोत है हिंदी साहित्य का ये मील का पत्थर, और हमारा इरादा है कि इन अंशों के जरिए हम उस दुनिया में उतरें, पात्रों को समझें और देखें कि उस जमाने का समाज कैसा था। बिल्कुल। और गोदान सिर्फ एक कहानी नहीं है। आप देखें तो ये उस वक्त के 20वीं सदी की शुरुआत के भारतीय किसान और उसके पूरे समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है। होरी है, धनिया है, गोबर, ये सारे पात्र हमें उस दौर की सच्चाइयों के इतने करीब ले जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि उनकी बातें आज भी कहीं ना कहीं हमें सुनाई देती हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं होरी से। कहानी की शुरुआत ही होती है होरी के एक बहुत ही, कह सकते हैं, बुनियादी सपने से कि घर में गाय हो। और ये गाय उसके लिए सिर्फ दूध दही का जरिया नहीं है, ये इज्जत का सवाल है, समाज में उसकी हैसियत का प्रतीक है। उसकी पत्नी धनिया के साथ जो शुरू की बातचीत है, जब वो राय साहब से मिलने जा रहा है, उसी में ये झलक जाता है। हाँ, और ये जो गाय की लालसा है ना, ये होरी के पूरे जीवन के संघर्ष का, आप कह सकती हैं, केंद्र बिंदु बन जाती है। ये सिर्फ एक जानवर पाने की इच्छा भर नहीं है, ये असल में गरीबी से, उस शोषण के जाल से निकलने की, अपना थोड़ा सा सम्मान पाने की एक छटपटाहट है। और ये दिखाता है कि उस व्यवस्था में एक छोटी सी इच्छा पूरी करना भी कितना मुश्किल था। और फिर उसका बेटा है गोबर, वो नई पीढ़ी का है, थोड़ा अलग सोचता है। खेतों में काम करने में उसकी ज्यादा रुचि नहीं दिखती। उसके मन में गुस्सा है, व्यवस्था को लेकर एक बेचैनी है। वो होरी की तरह चुपचाप सब सहने वाला नहीं लगता। सही कहा, वो विद्रोह का भाव उसमें शुरू से ही दिखता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और भोला अहीर से गाय का सौदा होता है। यहाँ बड़ा दिलचस्प है, होरी अपनी तरफ से दया दिखाते हुए भोला को मुफ्त में भूसा देने को तैयार है। हाँ, वो उसका धर्मात्मापन है। बिल्कुल। और गोबर देखिए, वो कितना प्रैक्टिकल है। वो कहता है भूसे के बदले गाय ही ले लो ना। धनिया भी होरी के इस दानी बनने पर थोड़ा शक करती है। उसे लगता है ये सब करने की क्या जरूरत है। आखिरकार सौदा होता है, 80 रुपए में गाय तय होती है और उसमें 20 रुपए का भूसा भी शामिल मान लिया जाता है। यहीं पर दिखता है पीढ़ियों का फर्क, है ना। बिल्कुल साफ। होरी जो है वो परंपरा, रिश्तेदारी और एक तरह की, कह सकते हैं, भूली धार्मिकता में जी रहा है, अपना नुकसान करके भी संबंध निभाने की कोशिश। और गोबर, वो ज्यादा दुनियादार है, हिसाब किताब समझता है, उसमें वो विद्रोह है। वो शायद होरी से बेहतर समझता है कि दुनिया कैसे चलती है। खैर, गाय घर आ जाती है और होरी की खुशी, अरे उसका तो जैसे सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। धनिया भी शुरू में थोड़ी हिचकाती है, पर फिर वो भी खुश हो जाती है। हाँ, आखिर घर में लक्ष्मी आई है। गोबर भी गाय को देखकर बहुत खुश है, उसकी सुंदरता पर फिदा है। हाँ, हालांकि गाय थोड़ा उदास सी है, नई जगह है, शायद उसे भी थोड़ा अजीब लग रहा है। पर ये खुशी, जैसा आपने कहा, होरी के जीवन में बहुत देर टिकती नहीं है। कहाँ टिकती है। उस एक पल में वो गाय जरूर एक उम्मीद की तरह लगती है, पर आगे तो मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। और देखिए कैसे एक छोटी सी चीज, एक गाय, किसी के लिए सम्मान और अस्तित्व का प्रतीक बन जाती है। ये भी प्रेमचंद कमाल का दिखाते हैं। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच परिवार के अंदर का तनाव भी सामने आता है। होरी और उसके भाई हैं हीरा और शोभा। उनके बीच बंटवारे का, अलग होने का दर्द बार बार उभरता है। हाँ, होरी को इस बात का बहुत दुख है कि जिन्हें उसने बेटों की तरह पाला, वो अलग हो गए। ये उसके मन की एक गहरी चोट है। फिर वो बांस वाला मामला होता है, याद है। हाँ हाँ, बिल्कुल। हीरा की पत्नी पुनिया बांस बेचते वक्त थोड़ा मोलभाव क्या कर लेती है। हीरा सबके सामने उस पर हाथ उठा देता है। पुनिया का थोड़ा सा साहस दिखाना भी उसे बर्दाश्त नहीं होता। और होरी, वो बीच बचाव करने की कोशिश तो करता है, पर कुछ कर नहीं पाता। ये घटना सिर्फ हीरा का गुस्सा नहीं दिखाती, ये उस वक्त के समाज में औरत की क्या हालत थी और घर की हिंसा कितनी आम बात थी, इस पर भी एक तरह की टिप्पणी है। सही बात है। और ये जो परिवार के झगड़े हैं ना, ये सिर्फ आपस के झगड़े नहीं है, ये उस बड़े आर्थिक और सामाजिक दबाव का नतीजा है जिसमें वो सब जी रहे हैं। जमीन कम है, साधन कम है, तो रिश्तों में कड़वाहट तो आएगी ही। पुनिया का वो छोटा सा विरोध भी अहम है, पर हीरा की जो प्रतिक्रिया है वो दिखाती है कि पितृसत्ता पुरुषों को कैसे ये हक दे देती थी कि वो हिंसा करें। होरी और धनिया के रिश्ते की बात करें तो उसमें भी नोकझोंक है, प्यार भी है। उनके बीच की बातचीत से पता चलता है कि शादी का वो शुरुआती रोमानियत तो कब की खत्म हो गई। अब जिम्मेदारियां हैं, संघर्ष है। हाँ, पर एक दूसरे का साथ है, एक समझ है।
बहुत यथार्थवादी चित्रण है उनके रिश्ते का। फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। गाय को जहर दे दिया जाता है और शक सीधा होरी के भाई हीरा पर जाता है। धनिया तो खुलकर कहती है कि हीरा ने ही जहर दिया है। पर होरी वो भाई को बचाने के लिए, परिवार की इज्जत बचाने के लिए पंचायत में झूठी कसम खा लेता है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और यहाँ धनिया का एक अलग ही रूप सामने आता है। बिल्कुल, वो दरोगा को रिश्वत देने से साफ मना कर देती है। कमाल का साहस दिखाती है वो। ये एक बहुत ही निर्णायक पल है। धनिया का जो चरित्र है वो पूरी ताकत से यहाँ उभरता है। वो अन्याय के सामने झुकती नहीं। जहाँ होरी रिश्तों और लोक लाज के दबाव में सच को छुपा लेता है, वहीं धनिया नैतिकता और हिम्मत की मिसाल बन जाती है। उसका रिश्वत से मना करना सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, वो उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम को एक सीधी चुनौती थी। लेकिन क्या धनिया का ये साहस अकेला नहीं पड़ जाता? मतलब होरी तो साथ नहीं दे रहा, समाज का दबाव है। क्या ये दिखाता है कि अंत में व्यक्ति हार जाता है समाज के सामने? ये बहुत अहम सवाल उठाया आपने। धनिया का साहस तो जबरदस्त है, पर हाँ, वो अकेली पड़ जाती है। होरी का सच छिपाना यही तो दिखाता है कि कैसे समाज के बनाए नियम, वो तथाकथित मर्यादा, इंसान की अपनी नैतिकता पर भारी पड़ जाते हैं। ये व्यक्ति और समाज की लड़ाई है, और उस दौर में खासकर गरीब और कमजोर के लिए अक्सर समाज ही जीतता था। और इसी उथल पुथल के दौरान एक और कहानी भी चल रही होती है, गोबर और झुनिया की। गोबर को भोला की विधवा बहू झुनिया से प्यार हो जाता है। हाँ, उनकी मुलाकातें होती हैं और झुनिया बताती भी है कि कैसे गांव के बड़े लोग जैसे दाता दीन पंडित उस पर बुरी नजर रखते हैं, मतलब उसका शोषण करने की कोशिश करते हैं। और फिर मामला बिगड़ जाता है जब झुनिया गर्भवती हो जाती है और वो होरी के घर आ जाती है। गोबर क्या करता है? गोबर तो डर के मारे शहर भाग जाता है। हाँ, और धनिया पहले तो वो बहुत गुस्सा होती है, आग बबूला होना भी चाहिए। लेकिन फिर उसका माँ का दिल, उसकी इंसानियत जाग जाती है। वो झुनिया को घर में रख लेती है। समाज क्या कहेगा, पंचायत क्या करेगी, इस सब के बावजूद ये घटना तो कमाल की है। मतलब सामाजिक नियमों और इज्जत के नाम पर जो ढोंग चलता है, उस पर करारा तमाचा है ये। सोचिए, एक गर्भवती विधवा, वो भी दूसरी जाति की। समाज के लिए तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य था, लेकिन धनिया का उसे अपनाना, उसे अपनी बहू मानना, ये उसके चरित्र की ऊंचाई है। ये दिखाता है कि इंसानियत जो है वो समाज के बनाए कायदों से कहीं बड़ी है। वो फिर से सिस्टम से टकरा रही है। पर समाज कहाँ चुप बैठने वाला था। पंचायत होती है, होरी पे जुर्माना लगाया जाता है, और जुर्माना भरने के लिए फसल बेचनी पड़ती है। झिंगुरी सिंह जैसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ता है। होरी कर्ज के बोझ में और धंस जाता है। झुनिया को अपनाने की कीमत चुकानी पड़ती है उसे। बिल्कुल। उधर गोबर शहर पहुंच गया है। अब उसके अपने संघर्ष शुरू होते हैं। नौकरी ढूंढना, शहर का रहन सहन, लोगों का बर्ताव, सब नया है उसके लिए। हाँ, शुरू में मुश्किलें आती हैं, पर धीरे धीरे वो काम सीखता है, कुछ पैसे कमाने लगता है। शहर का तजुर्बा, पैसा और परिवार से थोड़ी दूरी, ये सब मिलकर उसके सोचने का ढंग बदलते हैं। हाँ, उसमें एक बदलाव आता है। कुछ वक्त बाद जब वो गांव लौटता है तो काफी बदलाव हुआ लगता है। शहर से तोहफे वगैरह लाया है, पर झुनिया से उसका बर्ताव थोड़ा रूखा सा है। पैसे का गुरूर शायद। हाँ, उसमें एक नया आत्मविश्वास दिखता है जो शायद पैसे से आया है। और वो गांव के उन लोगों से भिड़ जाता है जिन्होंने होरी का शोषण किया था। दाता दीन, नोखेराम, सबसे हिसाब मांगता है। अब वो डरता नहीं। ये एक अहम मोड़ है गोबर के चरित्र में। शहर ने उसे पैसा दिया और शायद व्यवस्था से लड़ने की एक नई हिम्मत भी। हाँ, वो चुनौती देता है गांव की उस पुराने शोषण के सिस्टम को। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है, क्या शहर जाकर वो सच में शोषण के चक्र से आजाद हो गया या वहाँ शोषण का तरीका बदल गया? ये सोचने वाली बात है। झुनिया के साथ उसका व्यवहार, उपन्यास हमें इन सवालों पर सोचने पर छोड़ देता है। अच्छा, गोदान सिर्फ गांव की ही कहानी नहीं है। प्रेमचंद हमें शहर के पढ़े लिखे अमीर वर्ग की दुनिया में भी ले जाते हैं। राय साहब जैसे जमींदार हैं, उनके यहाँ पार्टियां होती हैं, महफिलें सजती हैं। हाँ, जहाँ बड़ी बड़ी बातें होती हैं, समाज, राजनीति, औरतें, सब पर बहसें। और कई दिलचस्प किरदार हैं वहाँ। पंडित ओंकार नाथ हैं जो बिजली अखबार के संपादक हैं, बड़े आदर्शवादी। फिर मिस्टर मेहता हैं जो फिलोसोफर हैं। मिस मालती हैं, डॉक्टर है, आधुनिक विचारों वाली। मिर्जा खुर्शीद है, बड़े मजाकिया। और मिस्टर खन्ना जो बड़े उद्योगपति हैं। हाँ, ये पूरी एक अलग दुनिया है। हाँ। और इन्हीं के बीच वो खान वाली घटना होती है। हाँ हाँ, जब वो पठान बंदूक लेके आ जाता है। हाँ, सब डर जाते हैं। बड़े बड़े बुद्धिजीवी, अमीर लोग, सबकी हवा निकल जाती है। हाँ। पर मिस मालती हिम्मत दिखाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब राय साहब मदद के लिए पुकारते हैं तो कौन आता है? होरी। हाँ, होरी, जो पुलिस के नाम से भी डरता है।
वो मालिक का हुक्म सुनकर जान पर खिलने को तैयार हो जाता है। ये घटना भी कमाल की है। ये शहर के उस पढ़े लिखे वर्ग के खोखलेपन को दिखाती है और होरी की वो स्वामी भक्ति या शायद मजबूरी उसे भी दिखाती है। मेहता और मालती का जो रिश्ता है वो भी उपन्यास का एक अहम हिस्सा है। बिल्कुल, उनके बीच लंबी लंबी दार्शनिक बहसें चलती हैं, प्रेम पर, शादी पर, समाज में औरत की जगह पर। फिर वो शिकार पे जाते हैं, नदी पार करते हैं और मालती मेहता को डूबने से बचाती है। वो घटना उनके रिश्ते को बदल देती है। हाँ, और मेहता उलझन में पड़ जाता है। एक तरफ शहर की आजाद ख्याल, थोड़ी बनावटी सी लगने वाली मालती है, और दूसरी तरफ जंगल में मिली वो सीधी सादी सेवा करने वाली गवार मालती। वो तय नहीं कर पाता कि कौन सी मालती असली है। दिखती है, पर यहाँ भी अपनी तरह के पाखंड है, स्वार्थ है, नैतिक दुविधाएं हैं। मेहता का आदर्शवाद और मालती की आजादी की इच्छा, इनके बीच एक बहुत उलझा हुआ रिश्ता बनता है जो आम प्रेम कहानियों जैसा नहीं है। ये उस वक्त के बदलते हुए सामाजिक मूल्यों और स्त्री पुरुष के रिश्तों पर भी एक गहरी नजर है। मालती का किरदार भी पारंपरिक हीरोइन जैसा नहीं है। वो आजाद है, पर आखिर में जैसे सेवा और समर्पण में ही अपना सुख ढूंढती है। ये भी एक विरोधाभास है। इसी शहरी तबके में मिस्टर खन्ना की अपनी परेशानियां हैं। हाँ, उनका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, बैंक का कर्जा है, पत्नी गोविंदी से भी झगड़ा रहता है, फिर मिल में आग लग जाती है, वो बिल्कुल टूट जाते हैं। और उनकी पत्नी गोविंदी, जो शुरू में थोड़ी दबी दबी सी लगती हैं, वो बाद में मेहता के सामने अपने मन की बात, अपनी पीड़ा, अपने विचार सब खुलकर रखती हैं। ये भी दिखाता है कि आर्थिक संकट सिर्फ गांव के किसानों तक ही नहीं था, शहर के अमीर लोग भी उससे अछूते नहीं थे। बिल्कुल, और गोविंदी का चरित्र भी कैसे विकसित होता है। वो सिर्फ एक अमीर आदमी की पत्नी नहीं रह जाती, बल्कि अपनी सोच और भावनाओं वाली एक औरत के रूप में सामने आती हैं। वापस गांव चलते हैं, वहां शोषण का जाल और कसता जा रहा है। हाँ, वो तो होरी का पीछा ही नहीं छोड़ता। दरोगा है, पटवारी है, पटवेश्वरी, जमींदार के कारिंदे हैं जैसे नोखे राम, फिर साहूकार हैं झिंगुरे सिंह, मंगरू सा, दुलारी सहुआइन। ये सब गिद्धों की तरह हैं जो होरी जैसे किसानों को नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। और धर्म के ठेकेदार दाता दीन पंडित, वो भी पीछे नहीं है। वो भी कर्ज देते हैं, जमीन पर कब्जा करते हैं और ऊपर से धर्म का डर दिखाते हैं। जाति व्यवस्था का जो क्रूर रूप है वो भी खुलकर सामने आता है। हाँ, वो माता दीन और सीलिया वाला प्रसंग। दाता दीन का बेटा है माता दीन, और उसका सीलिया नाम की एक दलित औरत से संबंध है। और जब बात खुलती है तो पंचायत बैठती है। माता दीन का धर्म भ्रष्ट मानकर उसे जाति से बाहर कर दिया जाता है, उसका अपमान होता है। लेकिन कहानी के अंत में काफी कुछ होने के बाद माता दीन सीलिया को अपना लेता है। शोषण का ये जो पूरा जाल है ना, जमींदार, महाजन, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, पंडित, यही गोदान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। सब के सब किसान के खिलाफ हैं। कर्ज एक ऐसा दलदल बन जाता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है, और जाति वो इस शोषण को और पक्का करती है, इंसान को इंसान समझने ही नहीं देती। माता दीन और सिलिया का किस्सा इसी पाखंड को दिखाता है। हालांकि माता दीन का सिलिया को अपनाना थोड़ा हैरान करता है। शायद ये प्रेमचंद की तरफ से एक उम्मीद की किरण है, या फिर समाज से निकाले जाने के बाद उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा था। ये भी सोचने वाली बात है। होड़ी का संघर्ष तो आखिर तक चलता रहता है, कर्ज कम होने की जगह बढ़ता ही जाता है। हाँ, फिर वो भोला आता है और बकाए पैसों के लिए उसके बैल खोल कर ले जाता है। किसान के लिए बैल छिन जाना तो जैसे मौत के बराबर है। बिल्कुल, उसकी तो जैसे कमर ही टूट जाती है। उसे दाता भीन के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती है, अपनी ही जमीन पर वो मजदूर बन जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। बहुत दुखद है ये। और फिर शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी हार होती है। जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बचाने के लिए उसे अपनी बेटी रूपा की शादी एक अधेड़ उम्र के विधुर राम सेवक से करनी पड़ती है। धनिया चीखती है, चिल्लाती है, विरोध करती है, पर आखिर में उसे भी मानना पड़ता है। और होरी, वो अंदर ही अंदर शर्म से गड़ा जा रहा है। ये होरी के जीवन का सबसे दुखद, सबसे मार्मिक पल है। जिस जमीन के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, उसी के जरा से हिस्से को बचाने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा करना पड़ा। ये उस व्यवस्था का सबसे क्रूर चेहरा है जहाँ पैसे का दबाव इंसानियत को, रिश्तों को, सबको रौंद डालता है। होरी की सारी नैतिकता, उसका सारा स्वाभिमान यहाँ टूट जाता है। और फिर आते हैं होरी के आखिरी दिन। तेज बुखार है, लेकिन फिर भी वो खेतों में काम करने जाता है। लू लग जाती है। मरते वक्त उसके आखिरी शब्द क्या थे? गाय की लालसा मन में ही रह गई। उफ। और धनिया,
जिसके पास कफन के लिए भी पैसे नहीं हैं, वो अपने पल्लू में बंधे कुछ आने निकालती है और पुरोहित दाता दीन के हाथ पर रखकर कहती है, हाँ, महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पैसा। यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये अंत तो पाठक को झिंझोड़ कर रख देता है। होरी, जिसने सारी जिंदगी बस एक गाय का सपना देखा, वो सपना अधूरा ले ही चला गया। और धनिया का वो आखिरी वाक्य, चंद सिक्कों से गोदान, ये उस पूरे समाज पर, उस धर्म के नाम पर चलने वाले पाखंड पर, उस आर्थिक शोषण पर एक जोरदार तमाचा है। होरी की मौत सिर्फ एक किसान की मौत नहीं है, ये उस समय के लाखों किसानों के कभी न खत्म होने वाले संघर्ष और उनकी हार का प्रतीक है। प्रेमचंद का व्यंग यहाँ अपने चरम पर है। तो ये थी गोदान के कुछ अंशों के जरिए उस बड़ी कहानी की एक छोटी सी झलक। एक किसान का सपना, उसका संघर्ष, समाज का दबाव, परिवार के रिश्ते और उस व्यवस्था का क्रूर पहिया, इसी की कहानी है गोदान। हाँ, और होरी की कहानी सिर्फ उसकी कहानी नहीं है। शायद आज भी किसी न किसी रूप में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो इसी तरह जी रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे कर्ज का जाल, समाज के पुराने रीति रिवाज, जाति का बंधन और ये भ्रष्ट सिस्टम सब मिलकर एक इंसान को तोड़ देते हैं। लेकिन प्रेमचंद ने इसी अंधेरे में उम्मीद की किरणें भी दिखाई हैं। धनिया की हिम्मत है, सिलिया का संघर्ष है, गोबर का विद्रोह है, यहाँ तक कि मालती की सोच में भी बदलाव आता है। खासकर जो औरतें हैं इस उपन्यास में, उनमें एक गजब की हिम्मत और जीने की इच्छा दिखाई देती है। हाँ, होरी का जीवन भले ही दुख और त्रासदियों से भरा रहा, पर उसकी वो सहन शक्ति, जमीन से उसका वो जुड़ाव और धनिया का वो कभी ना हार मानने वाला जज्बा, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सही बात। तो चलते चलते एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं। आज का भारत बदल रहा है, पर क्या आज भी हमारे समाज में होरी और धनिया जैसे लोग हैं जो अपनी मामूली ज़रूरतों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने छोटे छोटे सपनों के लिए इसी तरह सिस्टम से लड़ रहे हैं? और अगर है तो हमारा समाज, हमारी व्यवस्था उनके लिए कितनी संवेदनशील है? इस पे जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।